का रिवीजन क्लासेस में दूसरी क्लास और फाइनल क्लास जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए रिलीवेंट है उसको करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके ऊपर अच्छे खासे सवाल बन सकते हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारी चीजें हमने पहले कर ली हैं कवर, लेकिन तो भी एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन और कुछ छोटे छोटे वन लाइनर टाइप के फैक्ट और जो बच गए थे उनको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करें हम सबसे पहले अपना स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। जब भी जो युद्ध का मैदान होता है या फिर एयरक्राफ्ट, उसमें जो एयरफोर्स के पायलट विमान को उड़ा रहे होते हैं, जेट को उड़ा रहे होते हैं, उस दौरान कई बार क्या होता है कि कोई दुश्मन देश की मिसाइल टकरा जाए या कोई ऐसा जो है वो ऑब्जेक्ट टकरा जाए जिससे कि एरोप्लेन जो है वो क्षतिग्रस्त होने वाला है या उसको सेफ लैंडिंग नहीं कराई जा सकती। तो उस केस में क्या होता है, पायलट उस जलते हुए या क्षतिग्रस्त विमान को छोड़ के और हवा में पैरासूट के माध्यम से हवा में निकल जाते हैं। इजेक्ट सिस्टम कहते हैं उसको, एस्केप सिस्टम कहते हैं। अब ये एस्केप करना, चलते हुए इतनी तेज स्पीड से विमान चल रहा है या नीचे गिर रहा है, उस टाइम पर जो है वो पायलट का उस विमान से निकल जाना, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अगर वो ठीक से नहीं काम करे तो जो पायलट है उसको इंजरी हो सकती है, उसकी रीढ़ की हड्डी पे जर्क आ सकता है, या सेफ लैंडिंग नहीं करेगा या पायलट की जान जा सकती है। तो उसके लिए अपने स्वदेशी रूप से एरोप्लेन से, बहुत तेज स्पीड में एरोप्लेन होता है, उससे जो है वो पायलट की सेफ इजेक्ट करवाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम टेस्ट किया गया। कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर। हमारे चंडीगढ़ के अंदर एक जो है वो इस तरीके की टेस्टिंग की सुविधा है जिसका नाम है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब, जो कि रेल के ट्रैक पर रॉकेट स्लेज सुविधा करता है। क्या होता है कि एरोप्लेन तेज गति से जाता है, ठीक वैसे ही हवाई जहाज हवा में तो परीक्षण किया नहीं जा सकता। तो चंडीगढ़ के अंदर ये टर्मिनल रिसर्च लेबोरेटरी बनाई है, उसमें रेलवे लाइन बिछाई है और उन रेलवे लाइन पर बहुत तेज गति से जो है वो इंजन या कुछ ऐसा तेज गति से चलने वाला एक डिवाइस चलाया जाता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और उसके पीछे फिर अचानक से, क्योंकि रियल आदमी को बिठा के तो यह परीक्षण किया नहीं जा सकता, तो उस टाइम पर रेलवे ट्रैक पे इतनी तेज गति से दौड़ता हुआ ऑब्जेक्ट है, उसमें से फिर वो इजेक्ट करा के देखा जाता है। और उसमें अगर वो परीक्षण सफल रहता है तो फिर वो आगे के चरण में बढ़ता है। तो अभी अपने यहाँ पर चंडीगढ़ की इस टर्मिनल रिसर्च लैब में इसी तरीके से जो है वो स्वदेशी रूप से फाइटर प्लेन होते हैं, उनमें से पायलट के एस्केप के सिस्टम की टेस्टिंग की गई। ये व्यवस्था, ये जो ये सिस्टम किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने 2 दिसंबर को किया। और टेस्टिंग कहां पर हुई? चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब के अंदर इसको किया गया, है ना। तो ये एक ठीक ठाक सवाल बनता है कि अपने देश में अब तक ये फैसिलिटी थी नहीं स्वदेशी रूप से, हम दूसरे देशों की उस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड थे। इससे क्या होगा कि हमारे जो तेजस जैसे फाइटर प्लेन बनेंगे और बनेंगे, उनको और ज्यादा बेहतर रिफाइन हम कर पाएंगे। उसके बाद अगला है ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही अपने इंडिया में है। अब इस ब्रह्मोस मिसाइल का सुपरसोनिक वर्जन जो है वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में टेस्ट किया गया। अब ब्रह्मोस जो है वो क्या है? एक मिसाइल है, भारत और रूस दोनों ने मिलकर उसको डेवलप किया है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रशिया की नदी मास्कोवा, उन दोनों के जो शब्दों को मिला के ब्रह्मोस उसको किया गया। तो अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन जिसकी टेस्टिंग की गई बंगाल की खाड़ी के अंदर, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गई है। इसका क्रूज सुपरसोनिक वर्जन की जो परीक्षण किया गया। अब सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है? जो ध्वनि की गति से तेज चलती, 1 से 5 मैक जिनकी स्पीड होती है, वो सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। और इसकी रेंज रखी गई 290 किलोमीटर की, और ये एक सफल परीक्षण रहा। और ये वाली मिसाइल जो है वो जमीन, समुद्र और हवा, यानी कि सेना के तीनों अंगों को दिया जा सकेगा। और इससे क्या होगा? ज्यादा बेहतर अपनी सेना इक्विप्ड होगी दुश्मन से सामना करने के लिए। तो उसमें ब्रह्मोस की और क्या खास बात है? 2 चरण के इसमें इंजन चलते हैं, पहला है ठोस और दूसरा लिक्विड रैमजेट इंजन, फायर एंड फॉरगेट। और इसका राडार की जल्दी से पकड़ में नहीं आती, क्योंकि 10 मीटर ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में ये सक्षम है ना। अच्छा, उसके बाद अपने मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कलाम और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया डॉक्टर टेसी थॉमस, इनको एक कंपेरेटिवली लेस नोन पुरस्कार पिछले दिनों दिया गया जिसका नाम है पोलोस मार ग्रोगेरियस रियोस अवार्ड। ये कौन है? ये भारत में सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था,
यानी कि क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का एक संस्था है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी कि पुरानी ईसाई परंपराओं का प्रचार प्रसार करते हैं। उसमें एक फादर या यूं कहे एक धर्म प्रचारक है, और इन्होंने दिल्ली में रह के काम किया है। कि इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भी दिया जा चुका है। ये अपने पूर्व उपराष्ट्रपति जो है वो हमीद अंसारी को भी दिया जा चुका है। तो ये बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दिया जाता है साइंस टेक्नोलॉजी में। थियोलॉजी यानी कि विज्ञान धर्म से संबंधित फिलोसॉफी या एक दूसरे धर्मों के प्रति आपस में सद्भाव बढ़ाने के लिए या मानवता की भलाई के लिए किसी ने बेहतरीन उत्कृष्ट कार्य किया, आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का क्या नाम है एक बार बताओ तो? पोलोस मोर ग्रेगोरियस अवार्ड। ये दिया गया टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस को एक और नाम है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो देश के अंदर मिसाइल के मामले में अपना खुद का आत्मनिर्भरता जो बनाई, उस प्रोग्राम के अंदर एक मिसाइल शामिल है अग्नि, और अग्नि 4 और 5 जो है उन मिसाइलों के लिए जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भी कार्य किया है, परियोजना निर्देशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया और इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। उसके बाद नेशनल क्वांटम मिशन। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग आजकल एक नाम आता है। क्वांटम फिजिक्स क्या है या क्वांटम मैकेनिक्स, कोई भी जो अपने भौतिक पदार्थ है उनकी सूक्ष्म लेवल पर, नैनो लेवल, नैनो से भी छोटे लेवल पर या नैनो स्केल पर एक सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी का अध्ययन करना, वो सब क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा होती है। इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूसॉन, जो है वो क्वार्क, उन सब का अध्ययन करना, उनके आपस में इंटरेक्शन कैसे है, एनर्जी का उनके साथ क्या संबंध होता है, ये सब क्वांटम फिजिक्स में किया जाता है। अब जो सिंपल कंप्यूटिंग है वो वृहत भौतिकी के नियमों का पालन करती है, और उनकी चिप भी जो है वो सिलिकॉन जर्मेनियम की बनाई जाती है, और उसमें जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के सिद्धांत पर काम करता है, 0 या 1। अब क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो क्वांटम फिजिक्स के नियमों का पालन करते हुए जो है वो अपनी गणना करने का काम करती है। और सामान्य और परंपरागत कंप्यूटर्स की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज्यादा एडवांस, उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा, और वो बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं। बड़ी बड़ी गणनाओं को जहां सामान्य कंप्यूटर कई समय लगाता है, वो कुछ ही सेकंड में ये गणना करके बता देते हैं। सामान्य कंप्यूटर में जहां पर बिट 0 और 1, वहां पर यहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट का यूज किया जाता है। यानी कि सामान्य कंप्यूटर में जो सिग्नल होते हैं या तो 1 होता है या 0 होता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग में दोनों 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं। यानी कि यहां पर दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, सुपरपोजिशन और जो है वो एंटेंगलमेंट। ये दो ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनकी मदद से जो क्वांटम कंप्यूटर है उनकी जो स्पीड प्रोसेसिंग की है वो सामान्य कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो है वो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ प्रोसेसिंग ही नहीं, कंप्यूटर का एक से दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना यानी कि कम्युनिकेशन या एक तरीके से नेटवर्किंग उनकी करना, उसमें भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर की नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन या संचार नेटवर्क को सुरक्षित करना, एक मैसेज भेजे और दूसरा यूजर तक वो सेफ पहुंचे, बीच में कोई भी जो है वो हैकर उनको एक तरीके से मैनिपुलेट ना कर पाए, कोई डाटा चोरी ना कर पाए, उसके लिए सुरक्षित नेटवर्क बनाना पड़ता है, और बेहतर कंप्यूटर ये भविष्य की जरूरतें हैं। तो इन दोनों ही समस्याओं का समाधान, जो सामान्य नेटवर्किंग में डाटा चोरी या सेंध लगने जैसी समस्या हो जाती है और कंप्यूटर की प्रोसेस धीमी होती है, उन दोनों ही समस्याओं का समाधान क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू किया जा सकता है। और भारत में भी एडवांस कंप्यूटिंग, कंप्यूटर क्षेत्र में विकास करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया, और उसी मिशन के तहत भारत के अंदर जो नए क्वांटम कंप्यूटर बनेंगे उसके पुर्जे, उनकी चिप से लेकर के उनकी असेंबलिंग और उनकी प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, वो सारा काम नेशनल क्वांटम मिशन में पूरा किया जाएगा। तो उसी नेशनल क्वांटम मिशन में अपने देश में जो है वो कुछ फैसिलिटी डेवलप की गई है। उनमें जो है वो 24 नवंबर 2025 को आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु के अंदर दो ऐसे क्वांटम फैब्रिकेशन का मतलब चिप वगैरह का निर्माण करना, उनसे संबंधित जो है वो सेंट्रल फैसिलिटी डेवलप की गई है, और दो छोटी फैसिलिटी और डेवलप की गई है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर में। तो उससे क्या होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग के मामले में और नेटवर्किंग के मामले में अपने देश की आत्मनिर्भरता बढ़े, और उसमें हम दुनिया के साथ जो है वो अपनी
एक तरीके से टेक्नोलॉजिकली स्किल या एडवांसमेंट के बारे में हम कुछ कह पाए, उसको लेकर है। तो ये नेशनल क्वांटम जो है वो मिशन से संबंधित छोटी छोटी डिटेलिंग अपन ने सारी एक साथ लिख रखी है, और उसमें 4 छोटे छोटे थीमेटिक हब, यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित, कोई तो चिप्स बना रहा है, कोई उसके सर्किट डिजाइन कर रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, ऐसे 4 हब अपने आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे और चेन्नई के अंदर, सॉरी दिल्ली के अंदर डेवलप किए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें क्वांटम मिशन से संबंधित जो हमने डिस्कस की, वो सारी बातें इसमें एक साथ में अपन ने इकट्ठी कर दी है जो बिखरी हुई थी। अब 2 चीजें इसमें अपने को और ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी की आदत होती है वो इंस्टीट्यूट के बारे में सवाल पूछती है। तो अपने देश में क्वांटम रिसर्च पार्क कर्नाटक के अंदर डेवलप किया गया है, और अमरावती में क्वांटम वैली, अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विकसित की जा रही है, वहां पर डेवलप की गई है। तो ये दोनों लास्ट वाले फैक्ट भी अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद में एफसीवी पायलट 01 अपने देश के अंदर जो पानी में चलने वाले जहाज हैं, उसमें यात्रियों को एक से दूसरी जगह ले जाने वाले टूरिज्म वाले जहाज, या यूं कहें फेरी के तौर पे काम करने वाले जहाज हैं। तो वो जो जहाज पानी में चलते हैं, जो यात्रियों को एक से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको चलाने के लिए इंजन चाहिए, और वो इंजन या तो डीजल से चलता है या पेट्रोल से चलता है, या फिर उनको बैटरी चाहिए, क्योंकि उसको भी तो जैसे जमीन पे गाड़ी चलती है तो उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो पानी में चलने वाले जहाजों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा जो है वो या तो पेट्रोल होती है, डीजल होती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है। अब हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन से ये जो गाड़ियां चले, हवाई जहाज चले, पानी में चलने वाले जहाज चले, तो उस केस में भारत के अंदर वाराणसी के अंदर नमो घाट पर जो वो पहली एक अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला, यात्रियों को ले जाने वाला एक जहाज या पोत है, उसका हरी झंडी दिखाकर हमने शुरुआत की है। तो ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे वाराणसी में 2 घाट बने हैं। नमो घाट से स्टार्ट होकर के ये ललिता घाट तक गया। अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन से फ्यूल मिलेगा, उसके लिए जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो है वो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो इसमें कुल मिला के ये है कि हाइड्रोजन जो है उसमें से उसका प्रोटॉन अलग करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अलग करेंगे, और प्रोटॉन उसका अलग रहेगा, और फिर वापस से दोनों सर्किट पे मिलेंगे। इस दौरान बिजली पैदा होगी। जब हमने इसका डिटेल में वीडियो किया था, इस टेक्नोलॉजी को भी डिटेल में किया था। अब चूंकि अपने पास थोड़ा सा समय कम है, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो पुराने वाला वीडियो अपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये जो है वो एफसीवी पायलट 01 हाइड्रोजन से चलने वाला पहला यात्री जहाज है, जिसकी शुरुआत की गई वाराणसी के अंदर। इसको डेवलप किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, और ये एक कैटामारान जहाज है। कैटामारान जहाज क्या होता है? ऐसा जहाज जिसके नीचे पानी में डूबे रहने वाले 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। सामान्य तो एक नाव होती है, नाव एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे होती है। इसके बजाय 2 प्लेटफॉर्म बनाए जाएं ताकि बेहतर बैलेंस बने, और फिर उनके ऊपर ऐसे एक प्लेटफॉर्म तैयार करके और जहाज को विकसित किया गया है। तो जहाज जिसके नीचे पानी में स्टेबल रखने के लिए कितने प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं? 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने वाला जहाज क्या कहलाता है? कैटामारान जहाज कहलाता है। तो ये कैटामारान जहाज है, और जिसमें 50 यात्री आराम से यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद में टग परियोजना, बिजली से चलने वाली टग परियोजना। ये टग क्या होती है? जब बड़े बड़े जहाज समुद्र से आके, और जो अपनी डोक होती है या बंदरगाह पोर्ट होता है, उस बंदरगाह के बिल्कुल प्लेटफॉर्म के पास आके, क्योंकि जहाज क्यों चलते हैं पानी में? उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो माल की सप्लाई की जाती है, या प्रोडक्ट या वस्तुओं को एक से दूसरे देश में भेजा और मंगवाया जाता है। अब जैसे किसी ट्रक को हम किस काम में लेते हैं? सामान को एक से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए। तो ट्रक को हम पहले वेयर हाउस के पास लाते हैं, वेयर हाउस में जो सामान पड़ा है वो ट्रक में लोड करते हैं, और अगली जगह ले जाके किसी गोडाउन या वेयर हाउस में उसको खाली करवाते हैं। तो पोर्ट का भी यही काम है। पोर्ट क्या होते हैं? जहां पर जहाजों में माल की लदाई की जाती है और बाहर से जहाज आता है उसको खाली किया जाता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म होते हैं। अब जहाज होते हैं बड़े, और वे समुद्रों के किनारे तक बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर पानी की गहराई कम है। तो एक लेवल तक तो जहाज आ जाते हैं, लेकिन क्या हम सामान पानी में ही उतारना शुरू कर दें? उसको बिल्कुल किनारे तक तो लाना पड़ेगा। तो जहाज को किनारे तक खींच के लाने के लिए जो मजबूत इंजन वाली छोटी छोटी वहां पर नाव होती है, नौकाएं होती हैं, उनको कहते हैं टग। क्या बोलते हैं उनको? टग कहते हैं।
तो वो टग जो है वो चलती है डीजल इंजन से, पेट्रोल इंजन से, और उससे क्या है कि पोल्यूशन होता है। अब भारत की ऐसी टग बनाई गई है कांडला के अंदर दीनदयाल पोर्ट के ऊपर, जो बिजली से चलेगी। बिजली से चलने वाली पहली टग जो है वो डेवलप की गई है। तो उसको लेकर के ये अपना जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? क्योंकि नेट जीरो इमिशन और वो सारी चीजें अपनी होंगी। उसके बाद में जो हमने पहले तो देखा पानी में चलने वाला जहाज, फिर बिजली वाली टग, और अब तीसरा है कि जो अपनी कार है, जो एक तरीके से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। तो अपने देश में एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी, और इसने एक टोयोटा कंपनी है जो गाड़ियां वगैरह बनाती है, तो उसकी इन दोनों ने मिलकर टोयोटा की एक ऐसी कार मिराई जिसका नाम रखा गया है, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली एक गाड़ी बनाई है। सामान्यतः तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी कार है, लेकिन ईवी जो है वो बिजली से चलने वाली कारें होती है। उसके साथ में एक हाइब्रिड जो है वो फ्यूल सेल लगा दिया गया हाइड्रोजन से चलने वाला। तो हाइड्रोजन का यूज करेगी, अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर बिजली से चलेगी। तो किस किस के बीच में ये करार हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी किसके साथ में? टोयोटा के साथ में। तो यानी कि अपन बात करेंगे कि पानी में चलने वाली जहाज, सड़क पे चलने वाली कारें, और पानी के जहाज को खींच के लाने वाली टग, और इसके अलावा रेलगाड़ी भी। इन सब के ऊपर हम, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए हम लगातार अपने एनर्जी सोर्स को साफ सुथरा कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में अभी भारतीय रेल ने जो है वो कहां से कहां, सोनीपत से लेकर के जींद के बीच में लगभग 89 किलोमीटर लंबी एक ऐसी ट्रेन का जो वो परीक्षण किया है, जो चलती है किससे? हाइड्रोजन फ्यूल से। किससे चलती है? हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। अभी 10 दिसंबर 2025 को इसका जो है वो लोकसभा में अपने मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उन्होंने बताया, और इसका पहल जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन का हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, उस पहल के तहत जो है वो एक ऐसा इंजन तैयार किया गया जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलता है, और इसका संचालन जो है वो सोनीपत से जींद के बीच में जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी ब्रॉडगेज पे चलने वाली ये ट्रेन होगी। बस ये इसके बारे में सवाल है। तो हाइड्रोजन फ्यूल से कहां पर? पानी में चलने वाली एक टग, बिजली से चलने वाली एक कार, और एक अपनी ट्रेन, इनका उद्घाटन किया गया है ना। उसके बाद में डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिस व्यक्ति को डायबिटीज यानी कि मधुमेह, शुगर की बीमारी होती है, उसके दूसरे साइड इफेक्ट होते हैं, और उसकी रेटिना के ऊपर बैड इंपैक्ट आता है, रेटिना की मदद से हमें दिखता है। तो अगर किसी व्यक्ति की डायबिटीज बढ़ जाए और उसकी वजह से वो अंधापन का भी शिकार हो सकता है। अपने देश में दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, उनके नाम पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र। इसने एम्स दिल्ली और अपने जो आर्मी में मेडिकल कोर होती है जिसका नाम है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, इन तीनों ने एएफएमएस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र और एम्स दिल्ली, इन तीनों ने मिलकर देश भर में एआई की मदद से उन डायबिटीज के पेशेंटों की स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी का फेस करना पड़ता है, मतलब डायबिटीज की वजह से अंधापन हो रहा है। तो अब अपनी आर्म्ड फोर्स जो है, उनकी जो मेडिकल सर्विसेज है, उसने उन्होंने 7 जगहों पर जो वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर इस एआई की मदद से और डायबिटीज के पेशेंट की जो है वो रेटिना का स्कैन करना शुरू किया, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो पाए। किसी पेशेंट को ऐसी समस्या हो रही है तो उसको पहले ही पहचान के और उसका उपचार किया जा सके, ताकि अंधापन बढ़ने से रोका जा सके। तो उसको लेकर के ये सर्विस। उसके बाद में लार्ज स्केल बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी। आजकल जो बैटरी चलती है, एडवांस बैटरी है, वो किससे बनती है? लिथियम आयन बैटरी होती है, और लिथियम के लिए हम डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर। तो अपने देश के अंदर हैदराबाद के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी, और उसने अल्टमीन ने तेलंगाना सरकार के साथ में मिलकर बैटरी बनाई जा सके ऐसे लिथियम के बड़ो लेवल पर प्रोडक्शन को लेकर के एक समझौता या एमओयू साइन किया है। उद्देश्य क्या है? भारत के अंदर गाड़ियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए या अन्य कोई भी जो उपकरण बैटरी से चलते हैं, उनके लिए बड़े लेवल पर लिथियम का उत्पादन किया जा सके। लिथियम जो है वो भारत सरकार के द्वारा तय किए गए 30 क्रिटिकल मिनरल्स में शामिल है। हमने शायद जब क्लास को डिटेल में एक्सप्लेन किया उस टाइम पर क्रिटिकल मिनरल
और रेयर अर्थ मिनरल, इन दोनों में अंतर समझा था। क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं? किसी देश की इकोनॉमी के अंदर उन खनिज तत्वों की सबसे बेहतर आवश्यकता होती है और उनकी सप्लाई लाइन को बाधित होने का खतरा भी बना रहता है। तो यानी कि उस देश के आर्थिक विकास के लिए, कंपनियों के संचालन के लिए वो मिनरल्स बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और हर देश के क्रिटिकल मिनरल अलग अलग होते हैं। जबकि दूसरी तरफ रेयर अर्थ मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनकी जमीन में अशुद्ध अवस्था में जो पाई जाती है उससे शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना या उनकी रिफाइनिंग करना बेहद जटिल और मुश्किल होता है। उनको क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स। इसमें दुनिया में बादशाहत किसकी कायम है? चाइना की। क्या रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल एक ही बात है? अलग अलग बातें होती है दोनों की। क्या पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स एक ही है? एक ही है। लेकिन क्या पूरी दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स एक ही है? हर देश के अलग अलग होते हैं। तो इंडिया के कितने, भारत सरकार ने कितने क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर कर रखे हैं? 30 क्रिटिकल मिनरल्स मींस जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और जिनकी सप्लाई चेन जो है वो संवेदनशील हो सकती है, उसमें डिस्टर्बेंस होने की गुंजाइश बनी रहती है। उसके बाद अपने देश में एक वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। कहां पर? एमपी के अंदर। और उस टाइगर रिजर्व के बीच से सड़क गुजरती है, हाईवे, और उस हाईवे के ऊपर से वहां रहने वाले जानवर इधर से उधर उस सड़क को क्रॉस करते हैं। और जब जानवर सड़क को क्रॉस करते हैं उस दौरान तेज गति से चलने वाली गाड़ियां जो है उन जानवरों से टकरा जाती हैं तो फिर वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी वाले का भी नुकसान होता है और वाइल्ड लाइफ का भी नुकसान होता है। तो वहां पर क्या की गई? एक पहल की गई कि वहां पर सड़क के ऊपर प्लास्टिक की लगभग 2 mm के आसपास एक लाल रंग की जो है वो पट्टी बिछा दी गई, ताकि सड़क पे तेज गति से कोई गाड़ी वाला आए और जहां से वो लाल रंग की पट्टी स्टार्ट हो सड़क के ऊपर, उसको पता लग जाए कि हम उस एरिया से गुजर रहे हैं जहां पर वन्य जीवों के साथ एक्सीडेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। उसको क्या बोला? टेबल टॉप रेड मार्किंग। ये किसने स्टार्ट किया है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कौन से हाईवे जो वीरांगना दुर्गावती से? नेशनल हाईवे नंबर 45। और ये लाल रंग की पट्टी जो प्लास्टिक की बिछाई है वो कितने? 2 किलोमीटर के हिस्से पर 5 mm की ये जो है वो टेबल टॉप, एक तरीके से लाल रंग की पट्टी बिछाई गई है उसके ऊपर, ताकि जानवरों और मनुष्य दोनों का बचाव किया जा सके। उसके बाद अगला है अपना ध्रुव 64। कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका दिमाग कह दो या उसका माइक्रो प्रोसेस कह दो, उसका नाम यहां पर अपने स्वदेशी रूप से 1.0 गीगाहर्ट 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया है। और उसके लिए भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये किसने डेवलप किया है? सीडेक पुणे के द्वारा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह जो हम बनाएंगे उन सब के लिए माइक्रो प्रोसेसर के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भरता हमारी आए उसके लिए। हालांकि इससे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर बन चुके हैं, बट चूंकि बहुत सारी डिवाइस ऐसी होती है जिनमें इतनी एडवांस कंप्यूटिंग की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए मोर देन अनफ होता है। तो ये इसकी वजह से हम 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। जो कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में है उसमें ऑटोमेशन करेंगे। वहां पर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि कोई सेंसर बेस्ड फ्रिज वगैरह आजकल स्मार्ट बन रहे हैं सारे, उन सब में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि स्वचालित रूप से किसी भी चीज का जो वो संचालन होना। तो अब ये होता है कि भारत के अंदर कौन से माइक्रो प्रोसेस डेवलप किए गए हैं? तो ये पहले भी डेवलप किए जा चुके हैं, शक्ति, अजीत, विक्रम और तेजस 64 ये भी डेवलप किए जा चुके हैं। उसके बाद में लीगो 2016 से ही चल रहा है, जो अपने स्पेस में जो घटनाएं होती हैं, दो जो वो आपस में सुपरनोवा की घटना या ब्लैक होल डेवलप होता है, तो उस बड़े बड़े खगोलीय पिंडों से जो है वो ग्रेविटेशनल वेव आती है और वो ग्रेविटेशनल वेव पूरे स्पेस के अंदर एक से दूसरी जगह पर गति करती है। अब ग्रेविटेशनल वेव की प्रॉपर्टी अभी तक पूरी तरीके से हम नहीं जान पाए हैं। तो पृथ्वी से जब ग्रेविटेशनल वेव गुजरती है तो इसका मतलब स्पेस में कुछ घटनाएं हो रही है। तो उन ग्रेविटेशनल वेव जब पृथ्वी से गुजरे तो उस टाइम पर हम उनको डिटेक्ट कर पाए और उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन कर पाए। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया जो पूरी दुनिया में संचालित किया जा रहा है और भारत भी उसका हिस्सा है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लीगो बोलते हैं। अमेरिका में, जापान में, इटली में ऑलरेडी ये 3 जो है वो काम कर रही है। अपनी चौथी लैब इनको डिटेक्ट करने के लिए कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? हिंगोली जिले का ओंदा गांव, वहां पर इसको
जब डेवलप किया गया है। ये ठेका दिया गया है L&T, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है बड़ी, उसने ठेका इसको दिया है। तो भारत में चौथा दुनिया का लीगो एक्सपेरिमेंट लैब स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा जिला? हिंगोली। और जगह का नाम है, आ गई बात समझ? तो ये पहले से 3 जो है वो ये लीगो लेबोरेटरी है और चौथी इंडिया में स्टैब्लिश की जा रही है। उसके बाद में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 मार्क 3 जो है, और उसके साथ एक मिसाइल है जिसका नाम है VL, वर्टिकल लॉन्चिंग स्टील मिसाइल। ये जो हेलीकॉप्टर है ये तो नेवी को और सॉरी अपने जो कोस्टल गार्ड है उसको, ताकि ये एक तरीके से अपने समुद्री सुरक्षा जो है उसके लिए बेहतर तरीके से काम कर पाए। इसमें 2 इंजन होंगे और तटवर्ती फील्ड के साथ समुद्री जहाज जैसे कि पायरेट्स वगैरह आ गए या कोई भी उनको नुकसान थ्रेट पहुंचता है तो उनको एयर कवर देने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और दूसरी तरफ रशिया के सहयोग से हमने किसी भी अपने नेवी जहाज से एक वर्टिकल मतलब सीधी ऊपर आसमान की तरफ लॉन्च की जा सकने वाली मिसाइल जिसका नाम है वर्टिकल लॉन्च स्टील मिसाइल जिसको कहा गया है, रूस के सहयोग से अपन ने इसको प्राप्त करने के लिए अभी साइन किया है। उसके बाद में आकाश की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, और आकाश की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की जो रेंज है वो 70 से 80 किलोमीटर, सुपरसोनिक 2.5 मैक की स्पीड से ये काम करेगी। क्लाम एक बैलिस्टिक मिसाइल अपन ने डेवलप की और ये जो है वो 3500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। और परमाणु जो नीचे पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी है और वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है, उनसे लॉन्च की जा सकने वाली मिसाइल है जिसका नाम है K4, मतलब अपने पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब के नाम पर मिसाइल। उसके बाद में एक अपने गोवा के अंदर INS हंसा जो अपना नेवी का जहाज है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर स्थापित किए गए हैं और ये बनाए हैं अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इनको डेवलप किया। और बहुत सारी भूमिका सर्च रेस्क्यू या कोई भी इस तरीके से नेवी के अंदर या समुद्रों में ऑपरेशन करने के लिए बेहद बढ़िया हेलीकॉप्टर है। एक जो है वो हेरॉन, हेरॉन बगुले जैसा एक पक्षी है, उसको मार्क 2। तो ये एक मानव के बिना उड़ने वाला हवाई वाहन है और वो ऊपर सैटेलाइट से कनेक्शन उसका कर दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ये उड़ेगा और उसके बाद जो है वो इसके अंदर उपकरण लगे रहेंगे। तो एक तरीके से जासूसी करने वाला या फिर एक तरीके से ऊपर से जो भी चीजें ऑब्जेक्ट करना है, मौसम वगैरह या मोमेंट वगैरह या अपनी देश की हवाई सीमा निगरानी करना, उन सब कामों के लिए काम करने वाला हेरॉन मतलब पक्षी का ही नाम है। और ये बिना मानव के ऊपर उड़ेगा और सैटेलाइट से लिंक रहेगा और अपनी सेना को बहुत सारी मदद करेगा। उसके बाद में ग्लो-Cas9, CRISPR-Cas9 एक टेक्निक होती है जो बायोटेक्नोलॉजी में काम में ली जाती है। उस CRISPR-Cas9 में जो Cas9 है एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डीएनए को निश्चित जगह से काट सकता है। अब अपने कोलकाता के अंदर बोस इंस्टीट्यूट है, वहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा Cas9 डेवलप किया है जो डीएनए को कट करेगा, उस समय पर एक सेल के अंदर चमक दिखाई देगी जिसको बोलेंगे अपन ग्लो-Cas9। ग्लो का मतलब क्या होता है? चमक। तो ग्लो-Cas9 क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लिया जाता है। इसको किसने खोजा है? कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने। अलकनंदा गैलेक्सी, गैलेक्सी जो है वो बहुत सारे तारों का समूह है और जो वो बहुत पुरानी एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल वे में जिसमें तारे हैं उसको अभी डिटेक्ट किया गया है और इसका नामांकन अपनी गंगा नदी जो है उसकी सहायक अलकनंदा नदी के नाम पर रखा गया है। इंडिया इंपैक्ट समिट बहुत बड़ी हुई थी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए थे। भारत के अंदर ये जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री या यूं कहे विकासशील देश, पहला देश था जहां पर विश्व स्तर पर एआई के एक्सपर्ट एक साथ जुटे थे। एआई को लेकर विचार विमर्श हुआ, एआई को लेकर जिन्होंने जो उपकरण बनाए हैं उनको डेमोस्ट्रेट या उनका प्रदर्शन किया गया और एआई को लेकर भविष्य में क्या चीजें हो सकती हैं, रिसर्च पेपर और उन सब के ऊपर विस्तार से बात की। इसके साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत का एआई के ऊपर क्या रुख है, क्या विजन है, उसको लेकर काफी स्पष्ट बातें की और एआई मानव उपयोग में मानव की भलाई के लिए हो, न कि एक दूसरे का नुकसान करने के लिए भारत का एआई को लेकर क्या विजन है, उन सब बातों को हमने यहां पर इस एआई समिट के अंदर दिखाया। 118 देशों के प्रतिनिधि आए, 20 से ज्यादा सरकार के प्रमुख और 59 मंत्री स्तर के प्रतिनिधि, 250 से ज्यादा बिलियन डॉलर से ज्यादा एआई से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के वादे किए गए, 20 अरब की जो वो नए एक तरीके से इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे उसका कमिटमेंट लोगों ने यहां पर किया।
अगले साल 2027 के अंदर जिनेवा में होगी और 28 के अंदर ये सऊदी अरेबिया में होगी। तो इंडिया में इंपैक्ट समिट हुए अभी जनवरी में, उसमें 3 बातों को प्रायोरिटी दी गई। लोगों की भलाई के लिए एआई, पृथ्वी पर पर्यावरण के भलाई के लिए एआई, और प्रोग्रेस यानी कि मानवता की आगे इकोनॉमिक ग्रोथ कराने के लिए एआई। तो 3 पी है इसमें, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। इसके अंदर 7 पिलर भारत की तरफ से रखे गए एआई में, जिसमें मानव के रिसोर्स को स्किलफुल बनाने के लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए, जो लोग इसकी सेवा लेंगे उनके लिए, एक तरीके से डाटा लीक करके उनकी फिरौती लेने के लिए या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, विज्ञान को आगे बढ़ाने वाली, और ये सारे पिलर इसमें रखे गए। एक चीज और अपने राजस्थान के हिसाब से काम में आती है, जब अपनी ये मैन एआई समिट विश्व स्तर की गई, उससे पहले भारत के अलग अलग राज्यों में जो है वो रीजनल एआई समिट भी स्थापित की गई थी। और वो रीजनल एआई समिट अक्टूबर 25 से जनवरी 2026 के बीच में, जिसमें राजस्थान के अंदर भी एआई जो है वो रीजनल समिट को आयोजित किया गया था, जयपुर में, सीतापुरा में, यहां पर अपने। तो ये याद रखना है कि राजस्थान वाली एआई इंपैक्ट समिट रीजनल कब हुई थी, यानी कि नेशनल लेवल की बड़ी एआई होने से पहले रीजनल एआई 6 जनवरी 2026 को जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। अब एक अगला सवाल बनता है कि रीजनल एआई कहां कहां सबमिट हुए थे। तो उसमें भारत, राजस्थान के आसपास वालों में देखोगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राजस्थान के पड़ोसी है ना। इसके अलावा इसके अलावा गुजरात भी। तो 4 तो यही हो गए, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। फिर साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो केरल और तेलंगाना, और इनके बीच में एक ओडिशा और बच गया है। तो टोटल कितनी इंपैक्ट सबमिट हुई थी? 8। एक बार नाम बता दो दिखा, 4 के राजस्थान के समेत, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। फिर उसके बाद बचा कौन? ओडिशा, केरल, तेलंगाना, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक और है, मेघालय। टोटल 8 रीजनल। और एक बड़ी एआई समिट हुई पूरे विश्व में, और वो पहला भारत देश है जहां पर विकासशील देशों के अंदर हुए। भारत ने एआई समिट, इंपैक्ट समिट में कितने चक्र बताए एआई की सेवा के लिए? 7 चक्र या 7 मैन पिलर बताए। इसके अंदर फ्लैगशिप कार्यक्रम जो भारत की अंदर एआई के लिए, एआई की तरफ से चल रहे हैं, वो युवाओं के लिए एआई, जिसका नाम रखा है यूएआई, महिलाओं के लिए एआई बाई हर चैलेंज, और उसके बाद सभी के लिए एआई, एआई फॉर ऑल। इसके अलावा यहां पर रिसर्च को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर जिन्होंने जो अपने उपकरण बनाए हैं उन उपकरणों की प्रदर्शनी के लिए एक एक्सपो रखा गया, एग्जीबिशन रखी गई। अपना मानव विजन जो है वो प्रधानमंत्री ने एआई को लेकर के इस कॉन्फ्रेंस में दिया, जिसमें मानव जो एब्रीवेशन है उसमें मोरल एंड एथिकल, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, नेशनल सॉवरेनिटी और एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिव और वैलिड लेजिटिमेशन। तो भारत ने एआई को यहां पर सफलतापूर्वक आयोजन जो वो यहां पर एक तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी चीजों को अनलॉक किया गया। उसके बाद में भारत जेम, जैसे आप देखते हो चैट जीपीटी, जैसे आप देखते हो एक तरीके से ग्रोक, या आप देखते हो दूसरे एआई के जो है वो ऐप या टूल, उसी तरीके से भारत का पहला सरकार के द्वारा समर्थित जो एआई मॉडल बनाया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? भारत जैन। भारत जैन एआई का मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग भाषाओं के अंदर जो यूजर सवाल पूछते हैं उनका जवाब देने के लिए ये डेवलप किया जाने वाला मॉडल है। इसकी डिटेलिंग अपन ने नीचे कर रखी है। उसके बाद भारत जैन में अलग अलग डोमेन बनाए गए हैं, यानी कि एआई तो सारी चीजों में आ गई। फिर आयुर्वेद यानी कि चिकित्सा के लिए आयुर परम, एग्रीकल्चर में सुविधा के लिए एआई एग्री परम, और जो है वो विधिक सेवाओं के लिए लीगल परम, ये किए गए हैं। तो ये जो है वो भारत जैन का नवीनतम मॉडल परम 2 यहां पर जारी किया गया। इससे संबंधित कुछ बातें हैं। एक और चीज है सॉवरेन एआई। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब यहां पर हमने इस कॉन्फ्रेंस में समझाया कि हम अपनी एआई अलग ही डेवलप करेंगे, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। एआई का यूज जिम्मेदारी से किया जाए, एक दूसरे राष्ट्र की जो है वो आशंकाओं का सम्मान रखते हुए, उनकी जो इंटीग्रिटी, उनकी सोवरेनिटी का सम्मान रखते हुए, सभी देश आपस में कोऑर्डिनेट करके एआई का मानव भलाई के लिए यूज किया जाए, उसको लेकर के ये बातें हैं। फिर कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो अलग अलग मंत्रालयों ने शुरू की है एआई आधारित। तो एक उसमें सही है, ऐसे सवाल भी पूछा जाते हैं, सिक्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। बोध है बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में अपने एआई आधारित कुछ
अलग अलग भाषाओं में हमने बोला और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, उस तरीके के छोटे छोटे मॉडल हैं, उनको आप देख सकते हैं। फिर एक इंद्रजाल रेंजर, जो एआई वाली इतनी ही बातें हैं। इंद्रजाल रेंजर जो है, रेंजर क्या काम करता है? जो पेट्रोलिंग और उनसे संबंधित काम करता है। तो जो ड्रोन उड़ते हैं आजकल, जो एक देश दूसरे देश में युद्ध होता है तो दूसरे देश का ड्रोन आता है, और उस ड्रोन को मारने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल और हैवी महंगे जो उपकरण छोड़ने की बजाय छोटे जो है वो एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन जो घूमते फिरते रहते हैं और दूसरे देश का कोई भी ड्रोन वगैरह आए उसको नष्ट कर देने वाले। तो ये इंद्रजाल रेंजर जो किसको डेवलप किया है? हैदराबाद के जो वो काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल वाले और वायु रक्षा प्रौद्योगिकी इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद में भारत की पहली डी स्केल वेनेडियम रेडक्स फ्लो बैटरी सिस्टम। तो ये क्या होती है डी स्केल वेनेडियम रेडक्स फ्लो बैटरी? बैटरी का यूज होता है बिजली को संचयित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए। तो अपने देश में बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, वहां पर जहां पर कंटिन्यूअस बिजली की जरूरत पड़ती है, तो बैटरी चार्ज अवस्था में रहे और बड़ी टाइम तक वो बिजली का बैकअप दे पाए, उसके लिए नया सिस्टम है जिसका नाम है डी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। और इसकी जो है वो क्षमता 3 मेगावाट प्रति घंटे की रहती है। वेनेडियम इसमें यूज किया जाता है लिक्विड अवस्था में, और ये बैटरी अच्छा खासा बैकअप देने का काम करती है। इसका उद्घाटन किया जो वो विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा यहां पर। उसके बाद स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, जो हम नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें अलग अलग सर्किट डेवलप किए जाते हैं और अलग अलग नैनो मटेरियल को बना के काम की चीजें या काम के उपकरण बनाए जाते हैं, उसमें ये एक माइक्रोस्कोप है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, जो नैनो स्केल पर चुंबकीय क्षेत्र कहां डेवलप हो रहे हैं उनकी इमेजिंग करने के लिए काम में आएगा। उसके बाद पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा। यह लिक्विड हीलियम जो है वो अपने मेडिकल साइंस में, डिफेंस सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में, उन सब में काम में आता है। उसकी सुविधा आईआईटी बॉम्बे के अंदर। फिर उसके बाद लेजर कॉम्पैक्ट लेजर डायोड, उसे क्वांटम मिशन के तहत एक कंपनी है प्रेनिस्क प्राइवेट लिमिटेड, उसने डेवलप किया। डीजी एयर वीयू, इसका जो है वो एक तरीके से तमिलनाडु के स्कूल में साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए एक तरीके से नई पहल, जिसमें बच्चों को डिजिटल और साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन दी जा सके। तो ये कुछ छोटे छोटे आगे अपने इनिशिएटिव है जिन पे वन लाइनर टाइप के सवाल बनते हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। पिनाका भगवान शिव के धनुष को कहते हैं, और पिनाका जो एक तरीके से मिसाइल लॉन्चर सिस्टम, या एक तरीके से तेजी से बहुत कम समय में कंटिन्यूअसली एक से ज्यादा मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, उसका एक लॉन्ग रेंज का गाइडेड रॉकेट सिस्टम डेवलप किया गया है। उसके बाद ये भी बहुत ही सामान्य से दोनों आर्मी से रिलेटेड है। एक ये ठीक ठाक सवाल बनता है कि सरकारी हॉस्पिटल में भारत का पहला एआई क्लिनिक जहां डेवलप किया गया है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर डेवलप किया गया है। इसका नाम है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क तमिलनाडु सरकार के साथ में मिलकर के चेन्नई में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला एआई इनेबल्ड राज्य विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को डेवलप किया गया है। फिर उसके बाद ओंको मार्क, ओंको शब्द यूज किया जाता है कैंसर के लिए। तो किसी भी व्यक्ति को एक तरीके से कैंसर है या नहीं है, कैंसर की कौन सी स्टेज है, कैंसर की किस प्रकार उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसका विश्लेषण करने के लिए एक एआई आधारित कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क है जिसका नाम रखा गया है ओंको मार्क। एक दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, बीएसएफ की महिला टुकड़ी बनाई गई है जो एक तरीके से ड्रोन को अच्छे से हैंडल करने में सक्षम हो। फिर उसके बाद प्रज्ञाविग वीर एक तरीके से अपना आर्मी के लिए पहला इलेक्ट्रिसिटी या ईवी गाड़ी है जो आर्मी के लिए यूज की गई है, और उसको डेवलप किया है प्रावेग डायनेमिक्स के द्वारा। स्कॉर्प रोबोट जो है वो भारत का पहला रोबोट है जहां पर मनुष्य जा नहीं सकता, उन जगहों पर जाकर सर्च रेस्क्यू या एक तरीके से पेट्रोलिंग करने का काम कर सकता है। जैसे किसी इंडस्ट्री के अंदर जहरीली गैसों का रिसाव हो रहा है, वहां पर जाकर देखना
कि किस जगह से क्या दिक्कत आई। अब मानव जाएगा तो उसको जान का खतरा हो सकता है, या मान लो कहीं पर बॉम्ब वगैरह लगा हुआ है, उसको जाकर वहां से चेक करना। तो उसके लिए स्कॉर्पियो बोट, एक एएससी अर्जुन विशाखापट्टनम में एक तरीके से रोबोट पुलिस वाला इसको बनाया गया है। उसके बाद परम शक्ति अपना 3.1 पेंटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटिंग सुविधा आईआईटी मद्रास के अंदर विकसित की गई है। गगनयान के ड्रोग पैरासूट टेस्ट, जब भारत के यात्री जाएंगे गगनयान पे, तो उसके बाद मिशन पूरा करके वापस जब जो लौटेंगे, तो वो वापस लौटते समय पर उनका पैरासूट खुल के सही ढंग से वापस से उनको लैंडिंग कराए, उसकी टेस्टिंग की गई है। उसके बाद में वासोराड्स जो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये मनुष्य के द्वारा एक से दूसरी जगह पर, यानी कि जो सोल्जर होंगे वो एक से दूसरी जगह पर जाके अपनी पोजीशन लेंगे और दुश्मन देश की जो मिसाइलें वगैरह आएंगी उनके खिलाफ वो एक तरीके से उनको डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करेगी। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी तकलीफ क्या आ रही है कि एक जगह पर अगर फिक्स एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया और पता लगा एक साथ दुश्मन देश ने 20-25-100 मिसाइल मार दी और एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया, तो इसके बजाय एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पोर्टेबल होना चाहिए, उसकी जगह बदलती रहे। तो उसका जो है वो VSHORADS, उसको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो अभी मैन पोर्टेबल जो है वो डेवलप किया गया। स्ट्रेला 10 मिसाइल क्या है? स्ट्रेला 10 मिसाइल बहुत थोड़ी दूर की अपने जो गाड़ी होती है आर्मी वाली चारों तरफ से कवर, उससे छोड़ी जाने वाली एक मिसाइल है, रूस की टेक्निक है उसके आधार पर। फिर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SDR तकनीक DRDO ने विकसित की और मिसाइल के एक तरीके से प्रपोल्सन सिस्टम है। अगला हम देखिए स्वदेशी मरीन जेट पावर वाटर जेट प्रोडक्शन फैसिलिटी। पानी में जो जहाज चलते हैं, स्टीमर चलते हैं, कई बार हम देखते हैं उनके पीछे एक बहुत तेज पानी की फुहार या धार चलती रहती है और वो आगे तेज गति से चलते हैं। तो अपने देश के अंदर स्वदेशी रूप से ऐसी प्रणाली जो समुद्र के पानी को अपने अंदर लेगी और तेज गति से पीछे फेंकेगी, और उसके कारण न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा और तेज गति से वो आगे स्पीड से करेगी। तो वो एक तरीके से फैसिलिटी उसको स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद विकोसैट वाला जो है, वो वहां के बच्चों ने, तमिलनाडु के बच्चों ने एक सैटेलाइट बनाया है जो वायुमंडल में जो अपने कवक होते हैं फंजाई, उनके स्पोर का अध्ययन, कितने ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए एक बनाया गया। फिर ADC 150, ADC 150 क्या है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। जब मान लो कि नेवी कोई समुद्र के अंदर ऑपरेशन कर रही है, उस टाइम पर नेवी के ऑफिसर्स या जो सेलर होते हैं वो घायल हो जाए, या उनके अंदर हथियारों की कमी पड़ जाए या खाने की कमी पड़ जाए, तो अपने हवाई जहाज उड़ के जाए और ऊपर से ऊपर हवाई जहाज से कंटेनर गिराए और उसके अंदर धीरे धीरे पैरासूट की मदद से वो पानी में जाके गिरे और उसको कलेक्ट करके और वो नेवी अपनी सुविधाएं प्राप्त कर ले। उसको क्या बोला? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150। वो सुविधा, उसका सफल टेस्टिंग यहां पर की गई है। मूनशॉट प्रोजेक्ट क्या है? भारतीय IISc बेंगलुरु और प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा, और ब्रेन के अंदर मनुष्य की क्षमताओं को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए उसका परीक्षण करने से संबंधित मूनशॉट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। सक्षम क्या है? AI आधारित एक तरीके से स्किल लोग कितने हैं उनकी गणना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया। और जी स्पाइडर रोबोट क्या है? एक कंपनी है जिसका नाम है जेन रोबोटिक्स, उसके द्वारा AI से चलने वाला नहर की सफाई करने वाला एक रोबोट है, और वो तिरुअनंतपुरम के अंदर उसका परीक्षण किया गया है। तो कुल मिला के ये कुछ वन लाइनर और कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति पिछले दिनों की है। आप एक बार उनका जल्दी से रिवीजन कर लेंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत पढ़ लिया है तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ में, और सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।